हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय सिन्हा। हम लोग बात कर रहे थे 9th क्लास से रिलेटेड चैप्टर ग्रेविटेशन पे। तो उसी को ये सेकंड वीडियो लेक्चर होगा ग्रेविटेशन का, और उसी को आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग। तो हम लोग पढ़ चुके थे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, जो F=G(m1m2) डिवाइड बाय आर स्क्वायर पढ़े थे। एक बार और देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर मास m1 और m2 है, जैसे फिगर में दिखाई दे रहा है, और दोनों के बीच का सेपरेशन r है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो न्यूटन जी बोले कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इसीलिए F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 लिखा हुआ है। सेकेंड बात वो बोले कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। मतलब जितना उसका सेपरेशन होगा उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स, जो दोनों के बीच का फोर्स है वो। तो इसीलिए लिखा हुआ है F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को 1/r² से डिनोट करते हैं, 1 से डिनोट करते हैं। तो कंबाइनिंग 1 and 2 वी गेट F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाय r²। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट जोड़ा जाता है, तो F=G(m1m2) डिवाइड बाय r²। हियर G इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज़ नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इतने दूर तक हम लोग बात कर चुके थे, ये भी बात कर चुके थे कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमेशा सेम रहता है यूनिवर्स में हर एक जगह पे। तो आज का कहानी यहाँ से शुरू हो रहा है, अभी से। तो यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब आगे द वैल्यू ऑफ G इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। तो ये यूनिट क्यों हुआ 6.67 इंटू 10⁻⁻11? तो चलिए ठीक है, लेकिन जो यूनिट ऑफ G कैपिटल G इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² ही क्यों? तो वाई द ऐसा यूनिट ऑफ G इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², इसके बारे में चलिए आगे बात करते हैं। ओके, तो हम लोग जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से F=G इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। तो वेयर F इज फोर्स का ऐसा यूनिट जानते हैं न्यूटन होता है। m1 एंड m2 आर मासेस, तो उसका यूनिट हम लोग जानते हैं मास का ऐसा यूनिट kg होता है। r इज सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, मतलब m1 और m2 जिसका मास है उसके बीच का सेपरेशन r से डिनोट किए। तो ये इसका यूनिट डिस्टेंस है, तो इसका यूनिट होने वाला है मीटर। अब आगे तो जब ऊपर वाला फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग यूनिट लिखते गए, तो फोर्स के जगह पे न्यूटन लिखें। जी का हम लोग को यूनिट चाहिए जो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² आना चाहिए। तो जी को वैसे ही रहने दिए, अभी तक उसका यूनिट हम लोग के पास नहीं है, वो अननोन है। तो m1 के जगह kg लिखें, m2 के जगह kg लिखें, क्योंकि दोनों मासेस है। और r² मतलब वो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का होल स्क्वायर मतलब उसका यूनिट होने वाला है मीटर का होल स्क्वायर। तो ये सेकेंड लाइन है। उसके बाद थर्ड लाइन में क्या लिखा हुआ है कि न्यूटन तो चलिए अभी तक बरकरार है जैसा था वैसा, G इंटू के जी kg², नीचे वाला मीटर स्क्वायर। अब उसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, जो फोर्थ लाइन में दिखाई दे रहा है। न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू G इंटू kg²। अब kg² इंटू में है, जब अदर साइड ले जाएंगे तो वो डिवाइड में जाने वाला है। तो G इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। इसीलिए इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। देयरफॉर ऐसा यूनिट ऑफ G इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। यहाँ तक होप समझ में आया होगा। अब आगे कुछ चीज़ याद रखने वाला है जो न्यूमेरिकल में काम आने वाला है, जैसे मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg। बहुत सारे न्यूमेरिकल में काम आएगा। अब आपको लगेगा कि इतना हल्का कैसे हो सकता है अपना अर्थ? ये हल्का नहीं है भाई, 6 इंटू 10⁻24 है वो kg में। मतलब 6 के बाद 24 जीरो लगा दीजिए, उसके बाद kg लगा दीजिए, तो ये अपना मास होगा अर्थ का। ओके, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, मतलब 6.4 के बाद 6 जीरो लगाइए और उसको मीटर में कीजिए। अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन मीटर में अगर रखें तो 6.4 इंटू 10⁶ पावर मीटर में। मास ऑफ मून इज 6.4 इंटू 10⁻22। अब आप बोलिएगा अर्थ का मास इतना कम, 6 इंटू 10⁻24, और मून का मास 7.4 इंटू 10⁻22।
हम लोग तो पढ़े थे कि मून बहुत छोटा है। तो ये 206 जो 22 और 24 का जो डिफरेंस है, 2 जीरो ही बहुत मायने रखेगा इस पे। तो 2 जीरो मतलब 100 गुना बड़ा अप्रोक्स। तो कंफ्यूज नहीं होना है। 7.4 इंटू 10⁻22 kg मास ऑफ मून। और जो जी का वैल्यू तो हम लोग जानते ही हैं, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये डेराइव भी कर चुके हैं कि कैसे आता है इसका यूनिट। तो ये चारों वैल्यू जो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको याद रखना है, अच्छे से याद रखना है, आगे के लिए भी याद रखना है, क्योंकि ये जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा उसमें ज़रूर काम आएगा। ओके, आगे अब आगे सेंट्रीपिटल फोर्स एक डेफिनेशन है। इसके बाद का टॉपिक जो है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब पहले समझ लो अच्छे से कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, एक पत्थर को तुम किसी थ्रेड से बांधा और उसको घुमा रहे हो, जैसे 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 अभिमन्यु जो चक्र घुमाता है, वैसे तुम उसको हाथ से ऊपर अपने सिर के ऊपर घुमा रहे हो। अब क्या होगा कि एक फोर्स लगेगा उस थ्रेड से तुम्हारे हाथ के साइड, मतलब सेंटर में। जैसे अगर तुम किसी थ्रेड से बांध के उसको घुमा रहे हो तो तुम्हारे हाथ के साइड एक फोर्स लगेगा जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है। वही चीज़ लिखा हुआ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, देन द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर, तो वो फोर्स जो इसके सेंटर के साइड लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है। जैसे फिगर में दिख रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, वही चीज़ हम किए थे, एक फिगर बनाए थे। एक स्टोन है, वो जो ब्लैक पॉइंटेड थोड़ा बड़ा पॉइंट दिख रहा है वो, और उसके बाद उसको वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो ए जो होने वाला है, जो फोर्स लग रहा है सेंटर के साइड, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। तो होप ये पूरा जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।